जरा सोचिए, एक सुबह की बात है। अखबार का पहला पन्ना एक ऐसी खबर लेकर आता है जो पूरे देश को हिला कर रख दे। मतलब खबर ये हो कि देश के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली निजी संस्थान रातों रात सरकार के नियंत्रण में आ गए हैं। हाँ, और जिनके पास अरबों की संपत्ति है और जो एक तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। बिल्कुल। और इस पूरी घटना में सबसे चौंकाने वाली बात क्या हो सकती है? ये कि इतनी बड़ी उथल-पुथल इतनी खामोशी से हुई कि देश के सबसे बड़े अधिकारियों को, यहाँ तक के सिस्टम के पहरेदारों को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। एक ऐसा फैसला जिसने सिर्फ एक झटके में दशकों पुरानी वित्तीय व्यवस्था का पूरा ढांचा ही पलट कर रख दिया। मतलब अक्सर जब हम अर्थशास्त्र और नीति निर्माण के बारे में सोचते हैं ना, हाँ, तो हमारे दिमाग में हफ्तों चलने वाली बहसें आती हैं। समितियों की लंबी बैठकें आती हैं। सही कहा। एक पारदर्शी प्रक्रिया की उम्मीद होती है, लेकिन 1969 की उस सुबह जो हुआ वो इसका बिल्कुल उल्टा था। सब कुछ बंद दरवाजों के पीछे हुआ, एक बेहद कसी हुई टाइमलाइन पर। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसे ऐतिहासिक घटना की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो आज के स्रोत हैं वे भारतीय इतिहास के सबसे बड़े और सबसे परिवर्तनकारी आर्थिक मोड़ों में से एक की पूरी तस्वीर पेश करते हैं, और वो है 1969 में 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और हमारा मिशन आज सिर्फ इन पुरानी तारीखों या आंकड़ों को दोहराना नहीं है। एकदम नहीं। हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे ये फैसला केवल कागजों पर लिखा गया कोई सामान्य आर्थिक नियम नहीं था। इसके पीछे एक बेहद गहरी राजनीतिक रणनीति थी, एक सोची समझी गोपनीयता थी, और तत्कालीन बैंकिंग व्यवस्था की कुछ ऐसी भयानक कमियां थीं जिन्होंने इस विस्फोट के लिए बारूद का काम किया। हाँ, मतलब कैसे एक समाजवादी आर्थिक एजेंडे का इस्तेमाल राजनीतिक सत्ता को अपनी मुट्ठी में करने और देश की वित्तीय दिशा को पूरी तरह से मोड़ने के लिए किया गया। ठीक है, आइए इसे समझते हैं। तो देखिए, इस पूरी घटना की गहराई नापने के लिए हमें सबसे पहले एक बुनियादी बात समझनी होगी। ये कोई साधारण नीतिगत बदलाव नहीं था। ये विशुद्ध अर्थशास्त्र और राजनीतिक सत्ता के बीच हुए सीधे टकराव का एक बहुत ही दुर्लभ उदाहरण है। अक्सर हम आर्थिक फैसलों को सिर्फ जीडीपी या विकास दर के चश्मे से देखने की गलती कर बैठते हैं। बिल्कुल। लेकिन 1969 का ये कदम हमें बताता है कि कई बार सबसे बड़े आर्थिक बदलाव दरअसल राजनीतिक अखाड़े में लड़ी जा रही वर्चस्व की लड़ाइयों का सीधा नतीजा होते हैं। तो चलिए सीधे उसी राजनीतिक अखाड़े में उतरते हैं, क्योंकि अगर हम उस समय पर्दे के पीछे चल रहे सत्ता के खेल को नजरअंदाज कर दें तो इस फैसले की टाइमिंग को कभी नहीं समझ पाएंगे। सही बात है। हमारे स्रोत एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर खींचते हैं। इस इतने बड़े फैसले के पीछे का सबसे मुख्य उत्प्रेरक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बीच पनपी एक बहुत गहरी और कड़वी दरार थी। और ये दरार महज काम करने के तरीके को लेकर कोई छोटी असहमति नहीं थी। ये पार्टी के भीतर सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का एक खुला युद्ध था, जो कि जुलाई 1969 में अपने चरम पर पहुंच गया था, जब मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा। हाँ, और ये इस्तीफा कोई सामान्य घटना नहीं थी। इसने प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक दरवाजा खोल दिया। देसाई के जाते ही इंदिरा गांधी ने वित्त मंत्रालय का पूरा प्रभार सीधा अपने हाथों में ले लिया। मतलब अब देश की तिजोरी की चाबियां और आर्थिक नीतियां तय करने की कलम दोनों एक ही व्यक्ति के पास थीं। बिल्कुल। और इसका सीधा असर उनकी अपनी पार्टी के ढांचे पर पड़ा। सत्ता का ये संघर्ष इतना तेज था कि कांग्रेस पार्टी दो अलग अलग गुटों में बंट गई। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री का गुट था, जिसे उन्होंने बड़ी ही रणनीतिक चतुराई के साथ जन समर्थक या आम जनता की आवाज के रूप में पेश किया, और दूसरी तरफ पार्टी के पुराने और कद्दावर नेताओं का गुट था, जिसे सिंडिकेट कहा जाता था। और इस सिंडिकेट को किनारे करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक नैरेटिव गढ़ा और उन्हें सीधे तौर पर अमीरों का समर्थक करार दे दिया। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इस पूरी राजनीतिक बिसात पर जिस चीज ने सबसे अहम भूमिका निभाई वो थी अभूतपूर्व गोपनीयता। जब आप सत्ता के इस तरह के केंद्रीकरण को देखते हैं ना, तो आप पाते हैं कि निर्णय लेने की जो पारंपरिक प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। बिल्कुल। इस राष्ट्रीयकरण की योजना को इतने गुप्त तरीके से बुना गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन गवर्नर एल.के. झा को इस पूरी चर्चा से पूरी तरह बाहर रखा गया। ये बात किसी को भी हैरान कर सकती है। मतलब आप देश की पूरी अर्थव्यवस्था का गियर बदल रहे हैं,
सबसे बड़े बैंकों पर कब्जा कर रहे हैं, और जो संस्था इन बैंकों को रेगुलेट करती है उसी के गवर्नर को कुछ पता ही नहीं है। हाँ, उन्हें पूरी तरह लूप से बाहर रखा गया। स्रोत तो यहां तक बताते हैं कि आर्थिक मामलों के सचिव को इस ऐतिहासिक कदम की जानकारी घोषणा होने से महज 24 घंटे पहले दी गई थी। सिर्फ 24 घंटे। ये तो सीधे सीधे एक राष्ट्रीय स्तर का कॉर्पोरेट बोर्डरूम तक का पलट है। बिल्कुल है। और इस 24 घंटे की टाइमलाइन के पीछे की वजह समझना बहुत जरूरी है। अगर रिजर्व बैंक को लूप में रखा जाता या सचिवों के साथ हफ्तों पहले बैठकें शुरू हो जाती तो क्या होता? फाइलें बनती, मीटिंग्स होती, और सबसे बड़ी बात, खबर लीक हो जाती। एकदम सही। और जैसे ही बात लीक होती तो विपक्षी गुटों और सिंडिकेट को इस कदम के खिलाफ लामबंद होने का मौका मिल जाता। अदालतें स्टे ऑर्डर दे सकती थीं। इसलिए इतनी छोटी मोहलत देकर यह सुनिश्चित किया गया कि जब तक कोई कुछ समझ पाए तब तक फैसला लागू हो चुका हो। कूटनीति की भाषा में जैसे हम फेट अकम्पली कहते हैं, एक ऐसा काम जो पूरा हो चुका है और जिसे अब पलटा नहीं जा सकता। लेकिन मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये वास्तव में जनता की भलाई का कदम था या अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को किनारे करने का एक अचूक हथियार? बिना जन समर्थन के तो इतना बड़ा आर्थिक बदलाव एक दिन भी नहीं टिक सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसका जवाब हमें सत्ता के गलियारों से निकालकर जमीनी हकीकत की तरफ ले जाता है। कोई भी राजनीतिक चिंगारी तभी आग पकड़ती है जब जमीन पर असंतोष का बारूद पहले से मौजूद हो। और 1969 से पहले जो बैंकिंग परिदृश्य था वो पूरी तरह से बारूद बन चुका था ना। उस समय की बैंकिंग व्यवस्था आम आदमी के लिए नहीं थी, वो एक बेहद एक्सक्लूसिव क्लब बन चुकी थी। मतलब बैंक सिर्फ उनके लिए काम कर रहे थे जिनके पास पहले से ही पैसा था। स्रोत भी यही बताते हैं कि निजी बैंकों का पूरा ध्यान लगभग पूरी तरह से शहरी क्षेत्रों और मुनाफा कमाने वाले उपक्रमों पर था। हाँ, आप उस समय के भारत की कल्पना कीजिए। देश की बहुसंख्यक आबादी गांवों में रहती थी, लेकिन कृषि जो पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, या लाखों लोगों को रोजगार देने वाले लघु उद्योग, और अपना छोटा मोटा काम करने वाले स्वरोजगार वाले लोग, बिल्कुल इन सबको सिस्टमैटिक तरीके से क्रेडिट या लोन की व्यवस्था से पूरी तरह बाहर रखा गया था। यहाँ ये बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर आप 1951 से 1967 के बीच के आंकड़ों को गहराई से देखें तो एक बहुत ही अजीब और चौंकाने वाला विरोधाभास नजर आता है। वो कैसे? एक तरफ कहा गया कि बैंकिंग व्यवस्था बहुत नाजुक है और इस नाजुकपन को ठीक करने के नाम पर वाणिज्यिक बैंकों की संख्या को आक्रामक तरीके से 566 से घटाकर मात्र 91 कर दिया गया। 566 से सीधे 91? हाँ, लेकिन दूसरी तरफ उसी समय सीमा में बैंक की कुल शाखाएं 4151 से बढ़कर 7025 हो गईं। और यही वो आंकड़ा है जो पूरी कहानी बयान कर देता है। सोचिए, इसे एक उपमा से समझते हैं। मान लीजिए शहर में बहुत सारे छोटे छोटे और अलग अलग किराना स्टोर हैं। सरकार या कोई संस्था आती है और कहती है कि ये स्टोर बहुत कमजोर हैं। अच्छा। वो इन सैकड़ों छोटे स्टोर्स को बंद करवाकर उनका विलय कर देती है और उनकी जगह शहर के बीचों बीच कुछ भव्य मॉल खोल देती है। मॉल्स में दुकानें बहुत हैं, जैसे शाखाएं 4000 से बढ़कर 7000 हो गईं। लेकिन उन मॉल्स के दरवाजों पर ऐसे नियम लगा दिए जाते हैं कि अंदर केवल सूट बूट वाले ही जा सकते हैं। बिल्कुल, आम इंसान, किसान या छोटा व्यापारी बस बाहर खड़ा उस चमक दमक को देख सकता है, लेकिन वहां से कुछ खरीद नहीं सकता। यही हाल उस समय बैंकिंग का था। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। 566 बैंकों के 91 बैंकों में सिमट जाने का मतलब था कि पैसा और फैसले लेने की ताकत कुछ गिने चुने बड़े उद्योगपतियों और बोर्डरूम्स के हाथ में केंद्रित हो गई थी। और इसका जमीनी असर बहुत भयानक था। हाँ, बैंकों के इस तरह के विलय ने भले ही सिस्टम को कागजों पर स्थिर कर दिया हो, लेकिन हकीकत में इसने आम आदमी को औपचारिक अर्थव्यवस्था से पूरी तरह काट दिया। जब 7000 से ज्यादा शाखाएं सिर्फ बड़े शहरों और बड़े औद्योगिक घरानों की सेवा कर रही थीं, तो किसान को मजबूरन साहूकारों के पास जाना पड़ता था, जो भारी ब्याज वसूलते थे। बिल्कुल। इसी गहरे आर्थिक असंतोष ने, इसी गुस्से ने एक सही जमीन तैयार की। जनता बदलाव के लिए तड़प रही थी और इसी वजह से जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो जनता को लगा कि अब इन बैंकों के दरवाजे उनके लिए खुलेंगे। मतलब लक्ष्य अब केवल व्यावसायिक लाभ नहीं था, बल्कि वो सामाजिक और विकासात्मक हो गया था। सही कहा। तो हमारे सामने अब एक पूरी तरह से तैयार स्टेज है। एक तरफ एक प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अपनी पार्टी के भीतर अपना एकाधिकार साबित करना है, और दूसरी तरफ करोड़ों की संख्या में ऐसे आम लोग हैं जो बैंकिंग व्यवस्था के इस अमीर बनाम गरीब मॉडल से बुरी तरह त्रस्त हैं। अब सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी थी इस पूरे कदम को समाजवादी ढांचे में लपेट कर पेश करना।
स्रोत बताते हैं कि इस कदम को डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और अर्थव्यवस्था के कमांडिंग हाइट्स को हासिल करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में पेश किया गया। हाँ, कमांडिंग हाइट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्थव्यवस्था के सबसे ऊंचे और अहम शिखर हैं, जहां से पूंजी का बहाव तय होता है, उन पर अब प्राइवेट प्लेयर्स का नहीं बल्कि राज्य यानी सरकार का कब्जा होगा। और सरकार का तर्क ये था कि अगर हमें संसाधनों का वितरण पूरे देश में करना है, खासतौर पर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में, तो हमें इन शिखरों पर नियंत्रण चाहिए। बिल्कुल। और यहीं पर रणनीति अपने सबसे आक्रामक रूप में सामने आती है। जब राष्ट्रीयकरण का ड्राफ्ट तैयार हो रहा था ना, तो शुरुआत में ये तय किया गया था कि केवल उन बैंकों को लक्षित किया जाएगा जिनकी कुल जमा राशि 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। लेकिन जब अंतिम फैसला आया तो इस सीमा को 100 करोड़ से घटाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया गया। और ये कोई छोटा बदलाव नहीं था। सीमा को आधा करने का सीधा सा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि कोई भी बड़ा या प्रभावशाली निजी बैंक इस राष्ट्रीयकरण के जाल से बचकर न निकल जाए। और फिर 19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश के माध्यम से 14 प्रमुख बैंकों का तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। हाँ, रातों रात। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मैं यहाँ एक तीखा सवाल पूछना चाहूंगा। अगर लक्ष्य सिर्फ सामाजिक समानता था, तो सीमा को 100 करोड़ से घटाकर 50 करोड़ क्यों किया गया? क्या यह साबित नहीं करता कि यह किसी आर्थिक सिद्धांत से ज्यादा हर बड़े खिलाड़ी को अपने जाल में फंसाने की एक सोची समझी रणनीति थी? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो आपकी ये शंका बिल्कुल वही है जो उस समय के कई अनुभवी अर्थशास्त्री और आलोचकों की थी। इस पूरे मुद्दे पर उस समय दो बिल्कुल विपरीत विचारधाराएं आमने सामने थी। वो कौन सी? देखिए, हम यहाँ किसी विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बस स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं। इंदिरा गांधी का तर्क था कि भारत जैसे विकासशील और गरीब देश में, जहां आर्थिक असमानताएं बहुत गहरी हैं, राज्य को खुद आगे आकर संसाधन जुटाने ही होंगे। उनका मानना था कि निजी क्षेत्र अपने मुनाफे को छोड़कर कभी भी अपनी मर्जी से ग्रामीण क्षेत्रों या गरीबों के उत्थान के लिए पैसा नहीं लगाएगा। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ से जो आपत्तियां आ रही थीं, वे भी तो हवा में नहीं थीं। तत्कालीन उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और देश के कई दिग्गज बैंकरों ने इसके खिलाफ बहुत सख्त चेतावनी दी थी। हाँ, उनका तर्क ये था कि एक झटके में इतने बड़े संस्थानों को सरकारी नियंत्रण में लेने से भयंकर प्रशासनिक बाधाएं पैदा होंगी। उन्होंने साफ कहा था कि इससे बैंकिंग व्यवस्था में लाल फीताशाही बढ़ेगी और अक्षमताएं पनपेंगी। और सबसे बड़ा डर ये था कि पूरी बैंकिंग व्यवस्था का राजनीतिकरण हो जाएगा। उनका मानना था कि सरकार का काम नीतियां बनाना है, खुद बैंकर बन जाना नहीं। लेकिन जैसा कि 19 जुलाई की सुबह ने साबित कर दिया, उन सभी आर्थिक चेतावनियों को दरकिनार कर दिया गया। क्योंकि उस समय जन भावना का ज्वार इतना तेज था और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ने की इंदिरा गांधी की जरूरत इतनी हावी थी कि इस कदम को पूरी तरह से अपरिहार्य बना दिया गया। मतलब जब राजनीति को एक ऐसा आर्थिक मुद्दा मिल जाता है जो सीधे जनता की भावनाओं से जुड़ता हो, तो विशुद्ध आर्थिक चेतावनियां अक्सर शोर में दबी जाती हैं। एकदम सही। और ये पूरी चर्चा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक राजनीतिक दरार से शुरू हुई ये कहानी आम जनता के आर्थिक असंतोष से ऊर्जा लेते हुए एक ऐसे ऐतिहासिक अध्यादेश में तब्दील हो गई जिसने भारत का वित्तीय भूगोल हमेशा के लिए बदल दिया। जिन 14 बैंकों की तिजोरियों में देश की पूंजी थी, जो पहले सिर्फ कमर्शियल प्रॉफिट के सिद्धांत पर चलते थे, उन्हें रातों रात विकास के रास्ते पर धकेल दिया गया। सत्ता, अर्थशास्त्र और आम जनता के इस त्रिकोण का ये ऐतिहासिक विश्लेषण हमें आज की दुनिया के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। बिल्कुल सिखाता है। 1969 का ये कदम भारतीय इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जो साबित करता है कि अर्थव्यवस्था कभी भी राजनीति से अछूती नहीं होती। जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये समझना जरूरी है कि जो संस्थाएं आज हमें स्थायी और स्वतंत्र लगती हैं, वे राजनीतिक और जन भावनाओं के ज्वार में रातों रात अपना रूप बदल सकती हैं। इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है। कौन सा सवाल? एक ऐसा विचार जिस पर सबको खुद से सोचना चाहिए। हमने देखा कि कैसे 1969 में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर केवल राजनीतिक अस्तित्व बचाने और जन भावना को भुनाने के लिए देश की पूरी वित्तीय संरचना को केवल 24 घंटे की सूचना पर पलट दिया गया। हाँ, 24 घंटे में सब कुछ बदल गया। तो आज के समय की हमारी आधुनिक आर्थिक प्रणालियां, जिन्हें हम अछूत या पूरी तरह से स्वायत्त मानते हैं, क्या वे भविष्य के किसी राजनीतिक तूफान में सुरक्षित है? ये वाकई एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है। क्या वो सिस्टम जिसे हम पत्थरों पर लिखा हुआ मानते हैं, वो दरअसल रेत पर बनी लकीरें हैं जिन्हें राजनीतिक लहरें कभी भी मिटा सकती हैं? बिल्कुल, ये एक ऐसा विचार है
जिसे हम सबको अपने दिमाग में रखना चाहिए। तो आज के इस डीप ड्राइव को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि 1969 के ऐसे ऐतिहासिक मोड़ का ये विश्लेषण आपको अर्थव्यवस्था और राजनीति के इस जटिल खेल को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगा। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आगे भी ऐसे ही सवालों पर विचार करते रहें। एकदम। तो मिलते हैं अगली बार एक नई चर्चा के साथ। अलविदा।